जी, गुड आफ्टरनून। जो लोग इस वक्त लाइव हैं कमेंट कर दो एक बार। जो भी लाइव है कमेंट कर दीजिएगा और फिर शुरू करते हैं हम। कल जो है मुगल हम लोगों ने औरंगजेब तक कवर कर लिए थे। औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन हो जाएगा क्योंकि ये 90 साल का था उस समय, और इसके बाद जो गद्दी पे बैठेगा वो 63 साल का हो चुका था। ठीक है, अब ये उम्र किंग बनने की नहीं है, रिटायरमेंट लेने की है। तो ऐसे हालात में गद्दी पे बैठेगा अगर कोई तो वो संभाल पाएगा नहीं। फटाफट बताइए कितने लोग आ चुके हैं। महेंद्र, कोमल, पिंकी, नवीन, आशीष, राहुल, अशोक, सोना, साची। यहां तक तो हो गया था, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे होगा जी मुगलों का पतन। मुगलों का पतन। औरंगजेब के बाद 9 मुगल बादशाह आए और सबने कुछ ना कुछ ऐसा ही किया कि मुगल कमजोर होते गए। औरंगजेब के समय तक पूरे हिंदुस्तान पर राज था, धीरे धीरे अब कमजोर होते जाएंगे। ठीक है, मुगलों का पतन आखिर हुआ कैसे, देखिए जी। मुगलों का पतन हुआ कैसे आखिर। मुगलों के पतन में जो लोग आए, मैं आप लोगों को एक बार उनके नाम वगैरह सब बता देता हूं। सबसे पहले आएगा बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब के बाद। 1707 से लेके 1712 तक राज करेगा बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट, जिसे शाह आलम फर्स्ट भी कहेंगे। शाह आलम फर्स्ट, जिसे शाह बेखबर भी कहेंगे। शाह बेखबर। जिस वक्त ये गद्दी पे बैठा उस वक्त इसकी उम्र 63 साल की थी। तो 63 साल की उम्र का मतलब ये एक अयोग्य शासक होगा। अयोग्य शासक निकला। ठीक है, इसके समय में कोई विशेष बात हुई नहीं। अगला बादशाह बना जहांदर शाह। जहांदर शाह। जहांदर शाह ने 1712 से लेके 1713 तक शासन किया। 1712 से 1713 तक शासन किया। ये जो है अयोग्य शासक साबित हुआ। ये भी, इसके भी समय में कोई विशेष घटना हुई नहीं। तो शुरू के दो तो ऐसे बने। अब उसके बाद इनके बाद जो तीसरा बनेगा वो देखेंगे। ऐसे ही 9 शासक बने एक साथ, वो एक ही लेक्चर में आज हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, एक बार इसे कीजिए नोट। यहां तक डन, बताइए जी, क्लियर है ना। अब देखिए अगला मुगल बादशाह जो बनेगा
मुगलों के पतन में बहादुर शाह फर्स्ट, जहांगीर शाह। अगला मुगल बादशाह जो बनेगा वो है फर्रुख सियर। अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। फर्रुख सियर 1713 से लेके 1719 तक फर्रुख सियर रहा था मुगल बादशाह। इसने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। ये महामूर्ख कहा जाए। इसने अंग्रेजों के लिए एक ऐसा प्रबंध कर दिया जिसने मुगलों को कभी उभरने नहीं दिया। देखिए, फर्रुख सियर चल रहे थे बीमार। तब ये बीमार चल रहा था तो 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल इसके दरबार में आया हुआ था। उस दल में एक डॉक्टर था, हैमिल्टन। हैमिल्टन नाम के डॉक्टर ने फर्रुख सियर को ठीक कर दिया जी, इलाज कर दिया। बादशाह इतना खुश हो गया कि मांगो क्या मांगते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के दल को कहा कि तुमने मुझे ठीक कर दिया, मांगो क्या मांगते हो। कंपनी ने बहुत सारी छूटें मांगी कि देखो ऐसा ऐसा, हम लोग 1606 में आए थे, 100 साल हो गए। जहांगीर साहब ने जब हमें परमिशन दी थी व्यापार करने के लिए तो किराया लेते थे हमसे, टैक्स लेते थे हमसे, हमें 100 साल हो गए, थोड़ी सी छूट दे दो। तब मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने 1718 में जारी किया शाही फरमान। इतिहास में मुगल बादशाह द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती है शाही फरमान। ये शाही फरमान तो बड़ी खास चीज है, बड़ी पेपर में आने वाली चीज है, बहुत बार पेपर में आई है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या था ये शाही फरमान। शाही फरमान में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को 5 छूट दी थी। शाही फरमान में मुगल बादशाह ने, अब क्योंकि अंग्रेजों ने ठीक किया था इसको, पहली छूट, बंगाल में टैक्स फ्री। आपसे बंगाल में कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, पर्टिकुलर एक अमाउंट आप दोगे हमें पहले से, उसके बाद बंगाल में टैक्स फ्री। सूरत में टैक्स फ्री। वो अंग्रेज जो इंडिया में टैक्स देकर के व्यापार कर रहे थे 2 एरिया में, हैदराबाद में टैक्स फ्री। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कॉइन्स हैं वैलिड कर दिए, इंडिया में तुम्हारे सिक्के भी चलेंगे। और कलकत्ता का राजस्व वसूलने का अधिकार भी कंपनी को दे दिया कि कलकत्ता, जो कि एक गांव हुआ करता था कलकत्ता, वहां का जो टोटल रेवेन्यू होता है वो तुम ही कलेक्ट करो। ईस्ट इंडिया कंपनी सोचिए, जो 1606 में आई थी, 100 साल से टैक्स दे रही थी। जहांगीर ने तो परमिशन दी थी टैक्स के साथ। इस महामूर्ख ने शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को इतनी सारी छूट दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये सारी छूट बड़ी खुशी का काम कर गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर पे बैठा लिया, भविष्य में कंपनी मुगलों से टैक्स लेगी। इतनी छूट देना बहुत बड़ी गलती थी। तो ये शाही फरमान कब जारी किया, किसने जारी किया, सब पेपर में आता है। आप इसको मानिए मुगल बादशाह द्वारा की गई बहुत बड़ी गलती। इस शाही फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एक ऐसा अधिकार पत्र जिसमें आपको बहुत सारी छूट मिली हो, जैसे हमारा मैग्ना कार्टा है, हमारे मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये कंपनी को इतनी सारी छूट देना, वैसे ही मुगल औरंगजेब के बाद कमजोर हो गए थे। अंग्रेजों को इतनी छूट देने का मतलब क्या था? एक बार के लिए तो ठीक है, हाँ कुछ नहीं कहेंगे अंग्रेज। अब उनको टैक्स फ्री किया, भविष्य में वो पूरे देश में टैक्स फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ये गलती की थी मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने। ये थी इसकी सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल। समझ में आई बात? बताइए जी।
बताएं जरा, समझ में आ गई होगी बात। मुगल बादशाह फर्रुख सियर का शाही फरमान। बहुत बढ़िया, कीजिए, नोट कीजिए। बस थोड़ी गले में दिक्कत है। हो गया ना? उसके बाद देखिए जी, अगला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। 1719 से लेके 1748, 1719 से लेके 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला। बहुत बार पेपर में आता है रंगीला बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुई कुछ गलतियां। जब ये हिंदुस्तान का बादशाह था, ये तो दिल्ली में था, इसके समय में बंगाल, अवध, इसके समय में 1722 में, सबसे पहले 1722 में सआदत खान के व्यक्ति ने, सआदत खान जो कि इन्हीं के समय में सूबेदार हुआ करता था, अवध को स्वतंत्र कर लिया जी। मुगल कमजोर, अवध टूट गया, अवध बना अलग राज्य। अवध का पहला नवाब बना है सआदत खान। तो अवध का टूटना, मुगलों के अधीन होता था, अवध का टूटना मतलब इनका पतन होना जी। वेरी गुड आफ्टरनून। उसके बाद इसी के समय में 1739 में नादिर शाह का अटैक होता है जी। 1739 में नादिर शाह ने अटैक कर दिया, और नादिर शाह ने जब हमला किया तो यह घबरा गया और इसने सोचा रास्ते में ही रोक लो उसको। तब 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था जी। करनाल का युद्ध हुआ 1739 में। एक तो अभी अभी अवध अलग हुआ था, करनाल का युद्ध भी हो गया। करनाल के युद्ध में एक तरफ रंगीला, दूसरी तरफ नादिर शाह। नादिर शाह ने बुरे तरीके से हराया रंगीला को, और नादिर शाह लौटता हुआ ले गया मयूर सिंहासन। यह सिंहासन 100 किलोग्राम सोने का बना हुआ था। मयूर सिंहासन भी ले गया, और साथ में ले गया कोहिनूर। मयूर सिंहासन के साथ ले गया कोहिनूर। यानी इसके समय में सआदत खान ने अवध को अलग किया, और ये नादिर शाह का हमला हुआ, मयूर सिंहासन ले गया। वही मयूर सिंहासन जो किसी जमाने में शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन का डिजाइनर कौन था? बेबादल खां। मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह हुआ मोहम्मद शाह रंगीला। हालात ऐसे हुए कि बंगाल के लोगों के मन में भी लड्डू फूटा, जो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए वो हमें क्या संभालेंगे। बंगाल 1740 में अली वर्दी खां, बंगाल को स्वतंत्र कर लिया।
और ये बना बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब। पहले वाला भी नवाब था मुर्शिद कुली खां, वो पैसे भेजता था मुगलों को, इसने कहा मैं नहीं भेजूंगा, मेरा है बंगाल। अब सोचिए आप, इस मुगल बादशाह के हालात तो ऐसे हो गए कि दिल्ली से पूरे देश पे राज कर रहे थे, बंगाल अब इनका नहीं है, अवध भी इनका नहीं है, ये हालात। क्या इसके समय में पतन समझेंगे? इसके समय में तो बर्बादी की तरफ चले गए मुगल, इससे ज्यादा क्या पतन होगा? समझ में आ गई बात? कीजिए नोट। थैंक यू सुषमा। हाँ, हो सकता है जुलाई में एग्जाम हो, कीजिएगा इसको नोट। कोई बात नहीं, और भी लोग लिख रहे हैं। कीजिएगा। समझ में आ रही है ना चीजें, कि पता लग रहा है कि मुगल कैसे कमजोर होते जा रहे हैं, है ना? कीजिए। उसके बाद देखिए जी, अगला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह। 1748 से लेके 1753, कोई विशेष घटना नहीं, एक अयोग्य शासक, अयोग्य बादशाह हुआ। इसके बाद अगला मुगल बादशाह बनता है आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय। 1753 से लेके 1759 तक। इसके समय में एक विशेष घटना हुई। इसके समय की जो विशेष घटना है आप उसको देखिएगा। जब ये दिल्ली में राज कर रहा था, दिल्ली कैपिटल, उसी समय बंगाल, देखिए जी ध्यान से सुनना, बंगाल में अब नवाब बनते थे, और जो नवाब अली वर्दी खां था वो 1740 से लेके 1756 तक रहा था। अली वर्दी खां, अली वर्दी खां के मरने के बाद उसका नाती, यानी उसका कोई बेटा तो था नहीं, उसकी बेटी का लड़का अगला नवाब बनता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को बंगाल की गद्दी मिल गई, बंगाल तो स्वतंत्र था। 1756 से लेके 1757 तक सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो उस समय के बंगाल के हालात ऐसे थे कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की काफी मार्केट थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक किला था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड ऑफिस कह सकते हैं, हेड क्वार्टर कह सकते हैं। यहां पे कंपनी व्यापार कर रही थी आराम से, बड़े तरीके से, टैक्स देना नहीं। अब सिराजुद्दौला ने कहा तुम जो ये किलेबंदी करते हो ना, ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी किलेबंदी, फौजी रखती थी फोर्ट विलियम के बाहर,
सिपाही। सिराजुद्दौला ने कहा ये नहीं चलेगा जी मेरे बंगाल में, और बहुत हो गया, बंगाल के हालात खराब है, टैक्स देना शुरू कर दो। कंपनी ने टैक्स दिया नहीं। कंपनी ने कहा देखो शाही फरमान, फर्रुख शेर ने कहा था टैक्स नहीं है, कहा वो मुगलों ने कहा था मुगलों का यहाँ कुछ नहीं है, बंगाल अलग है, टैक्स देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की सिराजुद्दौला के साथ खटपट हो गई। अब कंपनी सिराजुद्दौला से बदला ले भी तो कैसे, सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक, कंपनी की एक सिर्फ छोटी सी टुकड़ी 3200 सैनिक। तब कंपनी ने सोचा अब तो यहां फूट डालनी पड़ेगी। कंपनी ने सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर, मीर जाफर को पटाया। कंपनी ने देखा कि मीर जाफर का इंटरेस्ट है, कि मीर जाफर खुद नवाब बनना चाहता है, कंपनी ने फीलिंग दिलाई इसको नवाब वाली। ठीक है, समझ में आ रही है बात। कंपनी ने कहा कि आपको नवाब बनना है, आप हमारी साइड आ जाओ, सिराजुद्दौला को साइड में कर देंगे। तो कहीं ना कहीं मीर जाफर अंग्रेजों के साथ हो गया जी। कंपनी ने, सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड है 56 से 57, एक साल। कंपनी ने टैक्स दिया नहीं, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लिया, हो जाए कंपनी की। तब मद्रास से कंपनी का एक गवर्नर चल करके आया, रॉबर्ट क्लाइव। सोचा अब तो लड़ाई करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने चेतावनी दी सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला ने कहा अच्छा मेरे से लड़ाई करोगे, आ जाओ, बताओ, जगह भी तुम्हारी, टाइम भी तुम्हारा। तब डिसाइड किया गया 23 जून 1757 प्लासी के मैदान में अब लड़ाई हो गई, प्लासी की लड़ाई। इस लड़ाई से एक दिन पहले मीर जाफर के बारे में सिराजुद्दौला जान गया था कि अंग्रेजों के साथ है ये, अंग्रेजों के साथ है ये। मीर जाफर को बुलाया सिराजुद्दौला ने, सुना है आजकल अंग्रेजों के साथ बैठते हो, कसम खाओ तुम मेरा साथ दोगे। कसम खा ली, कसम मैं आपके साथ हूं। सिराजुद्दौला को यकीन हो गया और जा पहुंचा एक तरफ इस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज 3200 सैनिकों के साथ, एक तरफ सिराजुद्दौला, सिराज, और मीर जाफर, 50,000 सैनिक। युद्ध शुरू होने से पहले ही मीर जाफर अपनी फौज लेके अंग्रेजों के पास खड़ा हो गया, एकदम धोखा दे दिया मैदान में। सिराजुद्दौला को भागना पड़ा, पीछे पड़ गए और बिहार में जाके उसकी डेथ हो गई, मार दिया उसको। एक्चुअल में जो आज तक आप लोगों ने प्लासी की लड़ाई सुनी है, प्लासी में लड़ाई हुई ही नहीं थी, एक धोखा हुआ था बस। ये उधर जाके खड़ा हो गया, ये पीछे पड़े, ये भाग गया, बिहार में जाके इसको मार दिया गया। लेकिन फिर भी प्लासी की लड़ाई क्यों फेमस है? अब मेरी बात ध्यान से सुना। अंग्रेज 1606 में आए थे, पहली बार 1757 में लड़ाई की है। 150 साल बाद आए थे 1606 में, लड़ाई की 1757, 151 साल बाद। 151 साल का गैप है, इस यहीं से पता लग रहा है कि अंग्रेज राज करने नहीं आए थे, व्यापार करने आए थे। अगर राज करने आए होते तो 150 साल लगाते लड़ाई करने में, क्योंकि पहली बार इंडिया में लड़ाई 57 में की है, प्लासी की लड़ाई। तो अंग्रेज व्यापार करने आए थे और व्यापार करते करते पहली बार लड़ाई की, मूड बदल जाएगा कि नहीं, व्यापार क्यों राज करेंगे। यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव आलमगीर सेकंड के समय में डली है। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव प्लासी की लड़ाई में डली है, यानी कि आलमगीर सेकंड का जो समय है वो कैसा समय होगा? एक मिनट रुकिएगा जी। आलमगीर सेकंड का जो समय है वो कैसा समय होगा? जिस समय में अंग्रेजी सत्ता की नींव डली हो। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव किसने डाली? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इसके समय में, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप सोचिए इसके समय में बंगाल में अंग्रेजों ने शुरुआत कर दी है, वो धीरे धीरे दिल्ली में भी आएंगे, बंगाल में आए हैं, तो समझ में आ गई बात। तो ये हुआ था जी हालात, और बंगाल का अगला नवाब बना दिया था मीर जाफर को, कंपनी के साथ मिलकर के, जो अब बंगाल को चलाएगा।
सारी बातें। देखो मैं रिपीट नहीं करूंगा यार, इसको बहुत जोर लगा के बताइए चीजें, आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। मेरे हिसाब से तो एक बार में ही समझ में आ गई होगी सारी चीजें। कोमल प्लीज, आप सबसे पहले लिखते हो ये बात कि सर हो गया, जैसे ही मैं हटता हूं तभी उसके बाद आप लिखते हो कि सर आगे कराओ। मुझे पता है कि कब आगे करवाना है कब नहीं, तो इस तरीके के आप लोग कमेंट न करें, मुझे न बताएं। आप ज़्यादा जल्दी में दिखते हैं मुझे। चलिए जी, देखिएगा अगला मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड 1759 टू 1806, 1759 से 1806। देखिए जी इसके समय में क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि साउथ में अभी भी मराठा थे, देश टुकड़ों में बट रहा था, मुगलों के बस की बात नहीं थी, मराठा खुद एक अलग एम्पायर था। मुगल दिल्ली तक सीमित रह गए थे, अब दिल्ली के आसपास तक कुछ हिस्सा छूट गया था इनका। तब क्या होता है जी, 1761 में अहमद शाह अब्दाली का अटैक हो जाता है जी। अहमद शाह अब्दाली का हमला, दिल्ली पे हमला कर दिया इसने, पता था सबको, मुगलों के बस की बात तो थी नहीं उस समय। दो मार्च तक तो नहीं होगा जी। उस समय देश में ये चल रहा था, जो भी किसी एक दूसरे को मार करके ताकत दिखाएगा वही भविष्य बन सकता है हिंदुस्तान का। अब ये कंफर्म था कि मुगल ज्यादा दिन तक रहेंगे नहीं दिल्ली के आसपास, अब कोई और ऑप्शन होगा। तब मराठाओं को लगा कि हमें ऑप्शन दिखाना पड़ेगा। उस समय मराठाओं के पेशवा थे, पेशवा प्रधानमंत्री का पद होता है मराठाओं में। उस समय मराठा पेशवा थे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव उस समय मराठा पेशवा, ठीक है। तो जी जब अब्दाली ने अटैक किया तो मराठाओं ने अपनी फौज भेज दी दिल्ली के लिए, और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में एक तरफ अब्दाली, दूसरी तरफ मराठाओं के सेनापति बालाजी बाजीराव खुद नहीं आए, इन्होंने भेजा सदाशिवराव को। मराठाओं ने सोचा इसको हरा के हम शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे, लेकिन मराठा हार गए। इस लड़ाई ने ये डिसीजन तो नहीं लिया कि क्या होगा, लेकिन ये ले लिया कि क्या नहीं होगा। कोई भी हो मराठा तो अब राजा नहीं बनेंगे आगे। मराठा तो दिल्ली की जो है मुगलों के बाद ऑप्शन नहीं बन सकते। समझ में आ गई।
सर हमने तो इसलिए बोला था, रिपीट वाली बात कर रहे थे तब बोला था कि सर एक बार ही समझ आ गया है। ओके सॉरी, ठीक है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई इसके समय में हुई, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं था इसमें। पेश मराठा खुद आए, भिड़ गए और हार गए। इस लड़ाई में देखो, कंपनी ने प्लासी की लड़ाई में नींव डाल दी है। कंपनी को अब डर था सिर्फ मराठाओं का, मराठाओं को अब्दाली ने देख लिया, अब्दाली चला गया लूटपाट करके। अब कंपनी किसी से नहीं डरती। अब एक और नया सीन होगा इसी के समय में, बंगाल में। अब बंगाल में जो शुरू में नवाब बना था वो था मीर जाफर। जाफर को कंपनी ने नवाब बनवाया था 1757 में, 60 तक रहा। इसकी भी देशभक्ति की भावना जगी। इसने टैक्स मांगना शुरू कर दिया, अंग्रेजों ने इसको रिप्लेस कर दिया। इसके दामाद को गद्दी दे दी, मीर कासिम को। इसको हटाकर के नवाब बनाया मीर कासिम को 1760 से लेके 63 तक। मीर कासिम की भी देशभक्ति की भावना जगी, तब दोबारा से मीर जाफर को गद्दी दे दी। अब कंपनी के पास इतनी पावर थी कि वो नवाबों को बदल रही थी। तो जो ये मीर कासिम है ना, मीर कासिम ने कहा मैं ऐसे नहीं चलने दूंगा, मैं समझ गया तुम्हारी टेक्निक। मीर कासिम ने लड़ाई करने का प्लान कर लिया। मीर कासिम गया अवध, अवध के नवाब से बात की और फिर गया दिल्ली मुगल बादशाह से, और तीनों ने प्लानिंग कर ली, तीनों एक हो गए। अवध से सुजाउदौला, ध्यान दें सिराजुद्दौला नहीं है, सुजाउदौला। बंगाल से मीर कासिम, दिल्ली से मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। देखो शुरू में ये नवाब बना था, धोखा दिया था इसने अपने जो है नवाब को। इसको भी अंग्रेजों ने फिर ऐसे ही चलाया, अपने हिसाब से चलाया। जब इसने अंग्रेजों का विरोध किया तो अंग्रेजों ने इसको बना दिया, इसने अंग्रेजों का विरोध किया तो अंग्रेजों ने दोबारा उसको बना दिया। लेकिन ये मीर कासिम जो है अंग्रेजों के खिलाफ सबको जोड़ना शुरू कर देता। अवध के नवाब को ले आया, सुजाउदौला को, दिल्ली के मुगल बादशाह को ले आया, और तीनों मिलकर के भिड़ गए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। कंपनी की तरफ से था अब की बार हेक्टर मुनरो। प्लासी की लड़ाई में था रॉबर्ट क्लाइव जिसने नींव डाली, अब की बार है हेक्टर मुनरो। इन सब के बीच जो हुई 1764 में, वो कहलाई बक्सर की लड़ाई। और बक्सर की लड़ाई में तीनों हार गए, कंपनी जीत गई। इस लड़ाई के बाद तो सब कुछ तय हो गया कि भविष्य में अब कंपनी का ही राज होगा इंडिया में। मुझे बताइए यहां तक अगर किसी को भी कोई भी समस्या है तो कीजिएगा इसको नोट। समझ में आ रही है ना एक एक चीज? बताइए जरा। उसके बाद देखते हैं अगला मुगल बादशाह। अवध, दिल्ली और थर्ड कौन था? बंगाल, मीर कासिम। दिल्ली से शाह आलम, यहां से ये भागा मीर कासिम, अवध वाले को लिया, दिल्ली वाले को लिया, सब मिलकर के आ गए बक्सर बिहार में।
वहां पे लड़ाई की, हार गए। ठीक है। तीनों, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल से मीर कासिम, ये नवाब नहीं था अब, क्योंकि इस समय नवाब मीर जाफर को बना दिया था दोबारा, और दिल्ली से शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तीनों हार गए। उसके बाद अगला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय। 1806 के से लेके 1837 तक अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के समय में 1828 और 1829 में दो बड़े काम हुए। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा का अंत हुआ। लेकिन ये दोनों काम राजा राम मोहन राय ने किए हैं। राजा राम मोहन राय ने, और साथ में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसकी सहायता से। बस ये दोनों काम अकबर द्वितीय के समय में हुए हैं। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को अपना राजदूत बनाकर ब्रिटेन भेजा था। राजा राम मोहन राय को अपना राजदूत बना करके ब्रिटेन भेजा था अकबर द्वितीय ने ही। और राजा राम मोहन राय कहीं के राजा नहीं थे। राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने ही दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी अकबर द्वितीय ने ही दी थी। ठीक है, तो ये अकबर द्वितीय के समय की बातें हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, इसके समय में सती प्रथा का अंत हुआ। राजा राम मोहन राय व लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर ऑफ इंडिया, सॉरी बंगाल था उस समय ये। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपना राजदूत बना करके ब्रिटेन भेजा था, पेपर में पूछा जाता है। और राजा की उपाधि भी अकबर द्वितीय ने दी थी इसको। ठीक है, कीजिए यहां तक नोट। फिर देखते हैं आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक तो बुरा हाल कर चुकी थी कंप्लेन का। कीजिए।
बताइए जी। क्लियर। डन। चलिए जी आगे। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। 1837 से लेकर 1857 तक इनके हालात तो कंपनी ने ऐसे कर दिए थे कि इनके पास ले दे के जो भी था ना, जैसे ये लोग दिल्ली में अपना दरबार लगा सकते थे, इनका निवास स्थान लाल किला था, दिल्ली के आसपास इनके कोइंस चलते थे, कहने को ये बादशाह थे। और इनकी कुछ परंपराएं होती थी, खिल्लत देना यानी उपहार देना। मुगल बादशाह अगर किसी को गिफ्ट दे तो वो खिल्लत कहलाता था। एक था नजराना लेना, अगर मुगल बादशाह किसी से उपहार ले तो वो नजराना कहलाता है। ये कुछ सिस्टम था इनका ले दे के। अंग्रेजों ने कहा आज से दरबार बंद, लाल किला भी छोड़ दो, सिक्के भी बंद, ना आप बादशाह हो, ना गिफ्ट दोगे ना लोगे, सब कुछ बंद। हालात ऐसे कर दिए मुगल बादशाह के कि लाल किला छोड़ना होगा। हालात ऐसे कर दिए कि लाल किला छोड़ना होगा, मजबूर कर दिया। अब क्या करें जी? अब बताइए, मुगल बादशाह परेशान हैं? बिल्कुल हैं जी, परेशानी में जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे हालात कंपनी ने उसके किए हैं जो देश का बादशाह था। मुगल बादशाह के बारे में कुछ अलग बातें, अदर पॉइंट्स, ये बिना साम्राज्य का सम्राट था, बिना साम्राज्य का बादशाह, आखिरी मुगल बादशाह, और भारत के इतिहास का प्रमुख शायर। ध्यान रहे, मीर्जा गालिब इन्हीं का समकालीन था। मिर्जा गालिब इन्हीं का समकालीन था, इन्हीं के समय में था। ठीक है, प्रमुख शायर। ऐसे हालात कर दिए कि मुगल बादशाह लाल किला छोड़ने पे मजबूर। अब ऐसे हालात मुगल बादशाह के किए तो आम जनता का क्या किया होगा कंपनी ने? आखिर 100 साल में 1757 से लेकर 1857 तक मुगलों के हालात कैसे हो गए, आप ये देखिए जी। समझ गए बात को? बताइए जरा। क्लियर है जी सारी बातें?
बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ऐसे हुआ था मुगलों का पतन। ठीक है जी, इसको लिखो एक बार। ठीक है, ओके जी। तो देखिए आगे अगली क्लास में हम देखेंगे कि 1707 के बाद से जो मुगलों के हालात खराब हो गए। औरंगजेब तक तो सही था, उसके बाद तो देख लीजिए 1857 तक बुरा हाल कर दिया। इनका हाल कंपनी ने किया। अभी कंपनी कौन है? ये थे यूरोपियन। तो अगला चैप्टर होगा हमारा यूरोपियों की घुसपैठ। यूरोपियों की घुसपैठ, ठीक है। कैसे यूरोपियन आए थे? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इसको हम पढ़ेंगे अब, ठीक है, अगली क्लास में। अगला चैप्टर होगा हमारा यूरोपियों की घुसपैठ। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं।